देखा जाए तो प्राइमेट परिवार में सबसे अधिक बुद्धि क्षमता होती है। बंदरों की कई प्रजातियां हैं और हर ग्रुप में कुछ सदस्य बहुत होशियार होंगे और कुछ शायद कम होशियार। उन सभी में एक अजीब समानता ये है कि किसी भी तरह के निर्माण में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। ये समझना मुश्किल है कि कोई भी बंदर पक्षी की तरह घोंसला या कोई बिल या वाटर डैम क्यों नहीं बनाता। यकीनन उनमें ऐसा करने की समझ तो होगी, लेकिन लगता है कि हम मनुष्य ही इकलौते आर्किटेक्ट्स हैं। ये प्राणी भी एक अनोखा इंजीनियर है। हमारे सामने है सबसे अजीबो गरीब जीवों में से एक, जो बना सकता है एक अजूबा, एक जाल। लेकिन सबसे आकर्षक बात यह है कि एंटेलाइन ऐसे दर्शाता है जैसे उसे पता है कि अभी निर्माण नहीं किया तो बाद में भोजन नहीं मिलेगा। इसकी समझदारी बंदर के विपरीत है। इस कीट में सब कुछ एकदम स्वाभाविक है, लेकिन इसकी शिकार करने की क्षमता इतनी पेचीदा है कि यकीन नहीं होता कि ये सब इतने छोटे प्राणी के जीन्स का हिस्सा है। ये अपने सिर को तेजी से हिलाकर अपने पैरों की हरकतों को नियंत्रित करता है और एक छेद, एक कोण बनाता है जहां ये छिपकर इंतजार करता है। इस जाल में रेत करीब 45 डिग्री एंगल पर है। कोई चींटी भी उस पर पैर रखे तो नीचे की जमीन सरक जाएगी। जब शिकारी को कोई शिकार भागने की कोशिश करता नजर आता है तो वो उस पर हमला करता है, जो उनके हिसाब से पत्थरों की बरसात जैसा है। पत्थर फेंकना ऐसा काम है जो चिंपैंजी भी सिखाए बिना नहीं कर पाएगा। शिकार बीचों बीच गिरता है, जहां एंटलाइन उसे अपने जबड़े से पकड़कर उसमें डाइजेस्टिव जूस इंजेक्ट करता है। मुमकिन है यह बर्ताव सिर्फ एक क्लोकिंग स्ट्रेटजी के रूप में शुरू हुआ हो। प्रिमिटिव एंटेलाइंस जो छिपने की जगह चुनने से पहले ज्यादा चक्कर लगाते थे, उन पर छोटे छेद बनाते थे और इस तरह ज्यादा असरदार तरीके से शिकार करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्यादा बेहतर घर बनाते वो बेहतर प्रजनन करते थे और इस तरह उस प्रजाति के जीन्स में बेहतर तकनीक विकसित हो गई। इस तरह का जाल कुदरत में कुछ अजीब है और ये बिना किसी बुद्धि के बनाया और चलाया जाता है। ये दिलचस्प बात है कि सबसे छोटे दिमाग वाले सबसे छोटे जीव
प्राणी जगत का सबसे कमाल और बेमिसाल निर्माण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, ये मकड़ी अपने जाल के बीच में हमेशा एक पत्ता रखती है, खुद को पक्षियों से छिपाने के लिए। किसी भी अन्य वर्टिब्रेट की तुलना में एकदम बुनियादी नर्वस सिस्टम के बावजूद ये लुका छिपी करना जानती है। साथ ही ये फनल बनाने में भी काफी माहिर है, भले ही उन्हें किसी चीज की समझ हो या फिर ना हो। ये भी हैरानी की बात है कि सबसे होशियार प्रजातियां कुछ नहीं बनाती हैं। सिर्फ वानर ही नहीं जो कुछ बनाने की कोई पहल नहीं करते। ना हाथी ना ही कुत्ते कुछ बनाते हैं। इसमें एक अपवाद है पानी में, क्योंकि वहां फिन्स रूपी हाथ ज्यादा काम नहीं कर पाते और बहते पानी में कोई भी निर्माण टिक नहीं सकता। वर्टिब्रेट्स के कम विकसित मस्तिष्क वाली मछलियां ज्यादा से ज्यादा समुद्र तल की रेत खोदकर ठिकाना बनाती हैं या छिपने के लिए सिर्फ बिल बनाती हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि पानी में ही पूरे प्राणी जगत की सबसे ओरिजिनल इमारतों में से एक बनाई गई है, जिसे बनाने वाली भी एक मछली है। हाँ, वही कम याददाश्त वाली एक मछली। बिना उंगलियों की यहां किस चीज को मोल्ड किया जा सकता है? बेटा मछली हवा के बुलबुलों से निर्माण करती हैं। घोंसले के लिए एक तैरता हुआ फोम प्लेटफॉर्म बनाती है। बेटा को अनोखा ही तो कहेंगे। ये ऐसी निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करती है जिसके लिए उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये मछली सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती है। ये वो मछली है जिसके गिल्स उस पानी के अनुकूल हो गए हैं जिसमें शायद ही कोई घुली हुई ऑक्सीजन हो। कीचड़ में भैंस के पैरों के निशान में फंसे पानी में बही बेटा अनिश्चित काल तक जिंदा रह सकती है। प्रजनन के मौसम में उसके बनाए बुलबुले सिर्फ कम ऑक्सीजन वाले पानी के तालाबों में स्थिर रहते हैं, जहां सतह पर बेहद कम हलचल होती है। ये एकदम ठोस इमारत तो नहीं, लेकिन ये सबसे हल्की और शायद सबसे अविश्वसनीय है। नर बेटा सिर्फ तब निर्माण करता है जब पानी का तापमान संभोग के मौसम में उचित स्तर पर पहुंच जाता है। मुंह से हवा खींचकर उसी जगह पर पानी के नीचे बुलबुले छोड़ते हुए ये वहां घोंसला बनाता है जहां मादा बाद में अंडे दे सके। लेकिन इस प्रजाति के नर बुलबुले क्यों जमा करने लगे जब मादाओं को उनका इस्तेमाल करना ही नहीं आता था? और जिन्होंने पहली बार कोशिश की वो नाकामयाब हुए होंगे। हकीकत यह है कि आज बुलबुलों की ये इमारतें परफेक्ट इंक्यूबेटर्स हैं।
शायद आरंभिक बेटा ने सिर्फ ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए बुलबुले जमा किए होंगे और काफी बाद में, लाखों साल बाद, स्थिर पानी में अंडे देने के लिए बुलबुलों ने ऑक्सीजन का काम किया। एक इकलौता स्तनपायी जो बिल या बुनियादी घोंसले से बढ़कर कुछ बनाता है, तो वो भी अपना सर्वश्रेष्ठ काम पानी में ही करता है। ये ऐसे निर्माण है जो इकोसिस्टम को काफी कुछ बदल देते हैं। बीवर पेड़ों को काटकर उनकी शाखाओं से बांध बनाते हैं। वो बड़ी मात्रा में वनस्पति साफ करके नदी की धाराओं को धीमा कर देते हैं, जिससे उनके आवास की स्थिति में बड़े बदलाव आ जाते हैं। लेकिन ये तबाही की कार्रवाई बायोडायवर्सिटी को बढ़ा देती है। पानी के अंदर और बाहर भी। जिन नदियों में बीवर होते हैं, वहां मछलियों और एम्फीबियंस की 4 गुना ज्यादा प्रजातियां नजर आती हैं। बीवर एक रोडेंट है, यानी होशियार चूहे का रिश्तेदार, और हैमस्टर का कजिन। लेकिन इसका वजन करीब 22 से 41 किलो होता है। इसलिए बीवर के मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। जब बात सोचने की हो तो आकार मायने रखता है। होशियारी इस परिवार में अच्छी तरह विकसित है। यह सामाजिक रूप से बेहद विकसित प्रजाति है, जिसके बर्ताव में सोचने की उच्च क्षमताएं नजर आती हैं। ये भोजन साझा करने के अलावा एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि बीवर जो करते हैं वो उनके रिश्तेदारों से कहीं बढ़कर है। इनकी खुराक में शामिल है पत्तियां और युवा लकड़ी की छाल। लेकिन ये इन शाखाओं से एक और काम लेते हैं। ये इनका ढेर लगाकर और इंटरलॉक करके नदी का प्रवाह रोकने और बाढ़ वाले इलाकों में पानी की गहराई बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह इनके पास तैरने के लिए ज्यादा जगह होती है और इनके बिलों में पहुंचने का रास्ता अक्सर पानी के अंदर होता है। नतीजा, ये बांध उन्हें और अधिक सुरक्षा देते हैं। लेकिन शाखाओं का ढेर लगाने के लिए बहुत होशियारी की जरूरत नहीं है। इसमें बस खास पॉइंट्स को चुनकर बाढ़ के हर एक टुकड़े को जमाना होता है। अध्ययनों के मुताबिक ये वाटर टेबल लेवल्स के स्पेशलिस्ट इंजीनियर के काम से कहीं बढ़कर है। हर एक शाखा को कहां रखना है, ये बीवर तय करते हैं पानी की आवाज सुनकर। मानो उन्हें बहते पानी का शोर पसंद नहीं, इसलिए जहां भी शोर हो उसे बंद कर देते हैं। इस आसान तरीके से कुदरत के सबसे पेचीदा हाइड्रोलिक सिस्टम का निर्माण किया जाता है। प्रेरी डॉग्स और मीरकैट बड़े बड़े परिवार बनाते हैं और जमीन के नीचे सबसे लंबे तथा पेचीदा रास्ते खोदते हैं। पर देखा जाए तो ये आम एंटहिल से ज्यादा अलग नहीं है। मीरकैट के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी इमारत में कई प्रवेश होने चाहिए। खुदाई करने की उनकी काबिलियत लाजवाब है।
लेकिन निर्माण करते वक्त उन्हें सावधान रहना होगा और हमेशा ये याद रखना होगा कि उनकी सुरंगों के जाल में सबसे नजदीकी प्रवेश कहाँ है। वैसे तो जमीन में एक गड्ढे से मीरकैट की जान बच सकती है, लेकिन ज्यादातर प्राणी ना ही घर बनाते हैं और ना ही छोटे आश्रय भी। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें बनाना नहीं आता। एक तय जगह में रहने का मतलब है उसके बारे में सबको बताना। शिकार का पता लगाने के लिए कोई भी शिकारी आसपास खूब सारी गंध या नजर आ रही इमारत का फायदा उठाएगा। अगर गजेल्स बैरियर बना भी दें, चाहे बबूल के कांटों का क्यों ना हो, चीतों के लिए तो बस दरवाजे पर इंतजार करना ही काफी है। सिर्फ असाधारण जीवों के पास ही कोई ठिकाना या घर होता है जहां वो हर दिन लौटते हैं। पक्षी उस आम नियम के अपवाद हो सकते हैं। वो जमीन से बहुत ऊपर निर्माण करते हैं और अपने घरों तक उड़कर पहुंचते हैं। उसके शिकारियों के लिए इन ऊंचाइयों तक पहुंचना मुश्किल है। पेंडुलिन टिट जानवरों के ऊन और बाल और मकड़ियों के रेशम की मदद से एक नर्म, वाटरप्रूफ और होम्योथर्मिक कमरा बनाता है। ये दुनिया का सबसे आरामदायक घोंसला है, फिर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही कम समय के लिए किया जाता है। प्रजनन के मौसम में साल के 2 या 3 महीनों के अलावा ये पक्षी घोंसले में नहीं रहते। वो खुले में बेघर रहते हैं, बचकर भागने की अपनी क्षमता के भरोसे पर। सभी जानवरों को एक ही तयशुदा जगह पर बार बार जाने में खतरा महसूस होता है। फिर भी बुद्धिमान माने जाने वाले पक्षियों ने साल दर साल एक ही इलाके में या अक्सर घोंसला बनाने के उसी स्थान पर लगातार लौटने के लिए खुद को ढाल लिया है, बशर्ते कि जोड़ा पिछले मौसम में बच्चा पैदा करने में कामयाब हुआ हो। सकारात्मक भावनाएं देते अनुभव में ताकत होती है, इसलिए प्रजनन के लिए पक्षियों के बीच मिलन अक्सर दोहराया जाता है। एक ही प्रजाति, एक ही जगह, यहां तक कि एक ही घोंसले में। इन प्राणियों का मस्तिष्क अचूक रूप से कैसे अपने जन्मस्थान को याद रख लेता है, जबकि वो इतना लंबा सफर करके यहां वापस लौटते हैं। पता चला है कि ये मस्तिष्क या याददाश्त नहीं जिसकी मदद से वो खुद को ढाल लेते हैं, बल्कि उनके रेटिना के सेल्स में मौजूद एक
क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन होता है जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड्स का पता लगाते हैं। एक तरह का बायोलॉजिकल जीपीएस जो बिना याद किए उन्हें अपने सही जन्म स्थान पर ले आता है। छोटे सोशल वीवर्स दुनिया के कुछ सबसे बड़े घोंसले बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है। लेकिन ये इकट्ठा होने के मामूली से असर का नतीजा है, और ऐसी कोई ज्योमेट्री नहीं है जो इन इमारतों का वर्णन कर सके, बल्कि ये इस पर निर्भर है कि यहां पड़ोसी कितने हैं। पक्षी कभी कभी हजारों अपार्टमेंट वाले कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बड़ी तादाद में जमा होते हैं। ये आम हाउस मार्टिन्स मिट्टी जमा कर रहे हैं। उन्हें इसमें एक तय मात्रा में नमी चाहिए जिससे ये अच्छी तरह चिपक जाएं, और एक बेहद अचूक गाढ़ापन जिससे ये मोल्ड हो सके। इस कॉलोनी का काम शानदार है। अब तक की शायद सबसे बड़ी, लेकिन हर एक ऑपरेटर अकेले ही सिर्फ अपने ही घर का काम करता है। लार और मिट्टी से बने घोंसलों का ये समूह दीमकों की बामियों जैसे नहीं है। यहां ज्यादा अक्लमंद प्राणी होने के, बल्कि काफी कुछ मनुष्यों जैसे होने के बावजूद ये काफी मतलबी हैं। सब अस्त व्यस्त हैं, और कुछ शायद ज्यादा होशियार मटेरियल तलाशने के बजाय उसे चुराना सीखते हैं। ये शायद जंगली बुद्धि की निशानी हो सकता है। सबसे छोटा रास्ता हमेशा सबसे अच्छा होता है, लेकिन चोरी का फायदा सिर्फ चोर को होता है। अन्य मार्टिन्स अंजाम भुगतते हैं। प्रजाति चोरों को अस्वीकार कर देती है या कम संख्या में उन बेईमान पक्षियों को बर्दाश्त करती है, क्योंकि कॉलोनी में जितनी ज्यादा तादाद उतना साथ रहने में फायदा है। सबसे फिट पक्षियों को दल से ज्यादा बेहतर सुरक्षा मिलती है, वो जो कॉलोनी के मध्य में रहते हैं। इस हकीकत के बावजूद कि इतने सारे पक्षियों का साथ रहना शिकारियों के लिए आसान लक्ष्य है, बाहरी छोर पर रहते सबसे कमजोर पर अधिक हमले होते हैं। पर इस समूह ने ऐसी कोई योजना या किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। इन सब के एक साथ इस जगह और इस वक्त आने की वजह है कि कई फायदेमंद हालात पैदा हो रहे हैं जिन्हें इस प्रजाति के सभी पक्षी पहचानते हैं। एक ऐसी छत जिसके नीचे कीचड़ बारिश से पिघलता नहीं, ऐसी जगह जहां सिर्फ उड़कर पहुंचा जा सकता है, जहां पास ही भोजन पानी आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पैदा हुए आम हाउस मार्टिन अगले साल वापस आएंगे। इसकी वजह है फिलोपैट्री, और अन्य मार्टिन द्वारा ऐसे समूह को देखने पर वो भी इसमें शामिल होकर इसे और बढ़ा सकते हैं। संख्या बल में ताकत है, लेकिन ये आपको होशियार नहीं बनाता। इसका सबूत है कि सबसे पेचीदा और अनगिनत सोसाइटीज
बिना किसी अक्लमंदी के बनाई गई हैं। कीटों और कुछ चुनिंदा मकड़ियों के द्वारा भी। मकड़ियों ने रेशम बुनना कैसे सीखा? ये सवाल लॉजिक का नहीं और यकीनन सोच विचार कर किया हुआ काम भी नहीं है। ये उसी तरह से हुआ है जैसे पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, इकट्ठा करके। मकड़ी के शरीर से निकलने वाले रेशम का मूल उद्देश्य था उन्हें ज्यादा सुरक्षित रूप से चलने में मदद करना। मकड़ियां चलने के दौरान हमेशा एक छोटा धागा पीछे छोड़ती जाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके बिल को रेशम से भरती हैं। इसके साथ जहां मकड़ी छिपती है, वहां की वनस्पति की शाखाएं और पत्तियां चिपचिप रेशों के जाल से ढक जाती थी। बिना किसी योजना के मकड़ियों ने कुछ आश्चर्यजनक जाल जैसे घर बनाए हैं, जहां शिकार की खोज किए बिना ही उन्हें फंसाया जा सकता है। ये मकड़ियों की ऑस्ट्रेलियन कॉलोनी है, जो शायद सांचे में ढले भविष्य के समाज की ओर पहला कदम उठा रही है। फिलहाल उनकी संख्या से उनकी शिकार करने की क्षमता बढ़ती है और कोई रणनीति नहीं है। जालों की ज्योमेट्री लाखों वर्षों के टैंगल सिलेक्शन और मटेरियल की बचत के बाद बनी है। प्राणियों की और कोई प्रजाति इतनी पेचीदा चीज बनाने में कामयाब नहीं हुई है। मकड़ी का जाला एक अनोखी इमारत है। इस आविष्कार के कारण ही मकड़ियों का अस्तित्व और विविधता कामयाब रहे हैं। पृथ्वी पर इकलौते एक अदृश्य घर, जहां वो कम से कम कोशिश और बिना खतरे के शिकार करते हैं। अनुशासन और खूबसूरती से किए गए इस काम से दुनिया में कीटों की तादाद का बैलेंस बना रहता है। मकड़ी के जाले मक्खी या मच्छर की आबादी के नियंत्रण के लिए प्रमुख मैकेनिज्म है। हर एक मकड़ी उस सामान्य योजना के तहत बुनाई करती है जो उसके जीन्स में सबसे सर्वोत्तम है। तीलियों की संख्या और टेंसर की औसत लंबाई जो सबसे ज्यादा उपयोगी हो, इन्हें अनगिनत पीढ़ियों से प्रजाति द्वारा चुना गया है। तजुर्बे की भी खास भूमिका है। तीलियों पर टिकी हुई घुमावदार लकीर को हर पल हर जगह उपलब्ध छेदों के आधार पर ढाला जा सकता है। मकड़ी अपने जाल के रास्ते को ज्यादा खुला या बंद बुनती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसने हाल ही में तितलियों का शिकार किया है या छोटी मक्खियों का। यदि खुद को अनुकूल बनाना अक्लमंदी कहलाता है, तो यकीनन ये अक्लमंदी वाला काम है। इंसानों जितना तो नहीं, लेकिन उतना ही तारीफ के काबिल। यहाँ कई धागे हैं। कुछ धागे एक दूसरे को छूते हैं और यहाँ तक कि उन्हें एक साथ रखने वाले धागे को भी शेयर करते हैं। इस तरह कीट किसी एक जाल से बचने पर दूसरे जाल में फंस जाएगा। शायद ये प्रजाति अपने ऑस्ट्रेलियन रिश्तेदारों की तरह सोसाइटी बनाने की ओर पहला कदम उठा रही है।
या जैसा कुछ कीट पहले ही कर चुके हैं। वॉस्प्स चींटियों और मधुमक्खियों के पूर्वज हैं। ये सभी एक बड़ी फैमिली हाइमेनॉप्टेरा का हिस्सा हैं, लेकिन वॉस्प ओरिजिनल है एकदम शुरू से। सभी वॉस्प घोंसले या रास्ते बनाते हैं, लेकिन कम्युनल बिल्डिंग्स बनाना सब नहीं जानते। ये विकास की सबसे नई उड़ान है। ये वॉस्प एक नई कॉलोनी बना रही है। ये पेपर वॉस्प है। ये मटेरियल के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर रही है। ये अपने जबड़े से पेड़ों को काटकर और खुरचकर फिर उसे अपनी लार के साथ मिलाकर पेस्ट बनाती है। नतीजा है कागज जैसा पदार्थ। ये अकेली है। भविष्य में क्या होगा ये इस पर निर्भर है कि ये वॉस्प अभी कैसी नींव रख रही है। ये घोंसले का सुरक्षित बेस है। तो इस प्रजाति के जीन्स वो संरचना है जिस पर कॉलोनी कामयाब होगी या नाकामयाब। इनमें से कई इमारतें रह जाती हैं क्योंकि उनके आकार के साथ ही वजन बढ़ने से उनका एंकर टूट जाता है। ये सुरक्षित लग रहा है। अन्य पेपर वॉस्प्स काम की पर्याप्त क्वालिटी देखकर सहकर्मी के रूप में जुड़ेंगे, लेकिन नए वॉस्प को शुरू में अंडे देने की इजाजत नहीं मिलेगी। कॉलोनी शुरू करने या उसे देखने वाले जिंदा हैं तब तक तो नहीं। लेकिन कोई भी हमेशा तो नहीं रहता है, इसलिए उन्हें भी मौके मिलेंगे। इसीलिए वो एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जब वॉस्प शुरुआती सेल्स को आकार देते हैं तो हेक्सागोनल के बजाय एक अनियमित गोल आकार बनता है। कमरों की संख्या बढ़ने के साथ कागज, जिसका कम से कम इस्तेमाल होता है, वो सूख कर दीवारों को तनाव देता है। इस तरह आदर्श हेक्सागोनल आकार बनता है। इसलिए इसमें बनाने वाले की तकनीक कम और निर्माण में इस्तेमाल वस्तु से मिले परिणाम का हाथ ज्यादा है। प्राकृतिक ज्योमेट्री में हमेशा एक नियम का पालन होता है, कम से कम कोशिश से सर्वोत्तम नतीजे। हेक्सागोनल जाल सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है और निर्माण में कम से कम चीजों का उपयोग करता है। ये सब बिना दिमाग लगाए इंसानों से विपरीत। इन कीटों की चेहरे पहचानने की काबिलियत ही इनकी सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक क्षमता है। वो उनके चेहरे पहचानते हैं। सभी के। वो हर एक वॉस्प को पहचानते हैं, भले ही उन्हें पता नहीं कि सामने वाला वॉस्प है। उन्हें अपनी प्रजाति वालों की पहचान है, फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। इस तरह के वॉस्प के घोंसले में कई दर्जन वॉस्प रह सकते हैं। एक आम मधुमक्खी के छत्ते में करीब 1,00,000 मधुमक्खियां हो सकती हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक होने से उनका संगठन कहीं अधिक पेचीदा होता है। अपनी उम्र के आधार पर मधुमक्खियां अलग अलग काम करने में माहिर होती हैं। हाल ही में जन्मी मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं
उनके कौशल जन्मजात होते हैं। बाद में वो सैनिक, लार्वा की देखभाल करने वाली या शहद बनाने वाली का काम करेंगी और 21 दिन की होने पर उनमें से कुछ कॉलोनी के बाहर खोजबीन का काम करेंगी। लेकिन कामयाबी उनके समुदाय के लगातार बढ़ने पर निर्भर है। छत्ते हर दिन बढ़ते जाते हैं और एक तय आकार के होने पर कॉलोनी का एक हिस्सा अलग होकर एक नया छत्ता बन जाता है। यहाँ चिपक कर रहती मक्खियों की इस अस्त व्यस्त दुनिया में सामाजिक बुद्धिमानी का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मधुमक्खियां ऐसे काम करती हैं और रहती हैं जैसे वो किसी एक दिमाग से नियंत्रित हैं, जो उन सभी को एक तरह से चलने या बर्ताव करने के लिए मजबूर करता है, मानो वो एक ही बहुजीव हों। जाहिर है ऐसा दिमाग होता ही नहीं। रानी खुद को मिले स्टिमुलाई पहचान कर उसके अनुसार फेरोमोन छोड़ती और शासन करती है। कॉलोनी किसी मशीन की तरह केमिस्ट्री पर प्रतिक्रिया करती है। इसलिए हम शहद के उत्पादन को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणी जगत में दीमक सबसे महान निर्माता हैं। अपनी इमारतों के बदौलत एंटार्क्टिका को छोड़कर उन्होंने सभी महाद्वीपों पर अपनी बस्तियां बसाई हैं। उन्हें ऐसा इकोसिस्टम पसंद है जो शुष्क और गर्म दोनों हों। इस मिट्टी को दबाकर और रासायनिक रूप से तब तक ठोस बनाया जाता है जब तक ये कठोर पत्थर जैसा स्वरूप न पाले। और इमारत का आकार और इसे बनाने वाले मजदूरों को देखें तो इसके मुकाबले मनुष्यों की गगनचुंबी इमारतें बौनी लगती हैं। कोई आर्किटेक्ट नहीं, कोई फोरमैन नहीं और कोई ब्लूप्रिंट भी नहीं। दीमक चींटियों से बहुत अलग जीव हैं। चींटी गड्ढा खोदती है, दीमक दीवारें, प्लेटफॉर्म और रास्ते बनाते हैं। हर कीट समाज की तरह यहाँ भी कुछ कीट जेनेटिक रूप से श्रमिक होते हैं और अन्य सैनिक होते हैं। साथ ही प्रजनन करते हैं, देखभाल करते और खोजी भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तादाद है सैनिक और श्रमिक कीटों की। हर एक दीमक अकेले ही अपना काम करता है। इसके लिए उसके पास सूचना जानकारी का एक सिर्फ हिस्सा ही होता है। सिर्फ इतना मालूम कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। हर एक के सिर से 4 मिलीमीटर की दूरी पर जो हो रहा है उसे बस उसी से मतलब है। दीमक को रोशनी, तापमान या नमी जैसे बाहरी स्टिमुलाई द्वारा सेल्फ डिफाइंड निर्देश प्राप्त होते हैं। परफ्यूम या फेरोमोन से इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पूरा होता है और पर्यावरण के मापदंडों के आदर्श मिश्रण द्वारा सभी साथ साथ मिलकर काम करते हैं। उनका तालमेल ये दर्शाता है कि दल लॉजिकल तथा स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंसेस का पालन करके अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। पर कोई दीमक नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, दीवार बना रहा है या छत या फर्श।
ये समाज की दल की बुद्धिमानी की वजह से होता है। एक प्रकार का मल्टी ब्रेन जो शायद ही कभी गलती करता है। दीमक का टीला मंजिलों में सजे एक असरदार, कार्यक्षम और सुरक्षित सड़क नेटवर्क से जुड़े चेंबर्स और मार्गों की श्रृंखला है। इस रचना में बनी सुरंगों का डायमीटर सैनिकों के बड़े सिर जितना होता है। इसलिए एक अकेला सैनिक भी दुश्मन के हमले रोकने के काबिल है। ये संरचना वृक्ष के आकार में विकसित होकर गर्मी या ठंड के सबसे ज्यादा असर वाले और कम वेंटिलेशन वाले छोरों की ओर बढ़ती है। दीमक के टीले में लगातार पुनर्निर्माण होता है। दीमक ईंटें एक अनोखी तकनीक से बनाते हैं। मटेरियल के टुकड़ों में उनकी लार या पाचन रस मिला होता है और इनमें फेरोमोन होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक ईंट अक्लमंद है। ये अगले ऑपरेटर को केमिकल संदेश देती है कि अगली ईंट कहां रखनी है। कई फेरोमोन का मतलब कई श्रमिक और ज्यादा श्रमिकों का मतलब ज्यादा फेरोमोन। ईंट दर ईंट रखी जाती है, कुछ मुंह से या कुछ विपरीत छोर से, इस बात के आधार पर कि मटेरियल या मजबूती चाहिए। एक इंजीनियरिंग का कारनामा किया जाता है बिना किसी क्रम या निर्देश के। कुदरती इमारतों में कई बातें समान होती हैं, जैसे कि दीमक या पक्षी एक ही मटेरियल समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी या रेत में लार मिलाते हैं। मिट्टी या ज्योमेट्री मानव निर्माण में भी नजर आती है, लेकिन एक ही तरह से काम करने या उसी केमिस्ट्री का फायदा उठाने का ये मतलब नहीं कि सभी प्राणियों का दिमाग एक ही तरह से चलता है।